नमस्कार। सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आपको हमेशा से मुख्य न्यूज़ से करवाते हैं और आज भी दोस्तों जो मुख्य खबर हम आपको बताएंगे वो दोस्तों पूरे राजस्थान की खास खबर है। और नौर बादरा रावतसर में जिसको लेकर इंटरनेट को बंद किया गया है और नौर कस्बे में धारा 144 लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ नौहर की उस घटना के बारे में जिस घटना को लेकर भारी पुलिस बल नौहर में तैनात किया गया है दोस्तों। जिसका रीज़न ये कि कल देर शाम को विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सतवीर सहारण को कुछ युवकों ने बुरी तरह से पीटा और उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उनको हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया और फिर गंगानगर और अब उनको बीकानेर के पीबीएम में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। तो प्रशासन द्वारा भी बार बार अपील की जा रही है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्थाएं कायम रहे। नौर की पूरी घटना के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज दिन भर नौर की सड़कों पर बवाल रहा और धरना प्रदर्शन, रैलियां, मार्च का आज दौर रहा दोस्तों। पुलिस ने भी मार्च पास्ट किया पूरे अपने दल बल के साथ, हथियारों के साथ, और क्षेत्र में सुरक्षा का एहसास लोगों को दिलाया। वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, अभिषेक मटोरिया, अन्य नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की गई और मुर्दाबाद के नारे लगाए गए अशोक गहलोत सरकार के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध। जिस प्रकार से नौहर में पिछले 3 दिनों में दूसरी बहुत बड़ी वारदात जो दोस्तों ये जो हुई है उसको लेकर पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर दोस्तों बहुत बड़ा सवालिया निशान भी लग गया है। और जिस प्रकार से देईदास के सरपंच पर जानलेवा हमला 2 दिन पहले किया गया था, उसके बेशक हमलावरों को सभी को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से दोस्तों उनको पीटा गया था। तलवारों से, धारदार हथियारों से उनके ऊपर हमला किया गया था। और वो एक प्रकार से वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच की एक रंजिश थी, राजनीतिक रंजिश थी, जिसके तहत जो है ये घटना हुई। और उसके बाद में आरोपियों को, लगभग सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस घटना पर जैसे तैसे नियंत्रण पाया गया, क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बहाल किया गया कि एक ऐसी घटना हुई जो कि प्रदेश में लगातार रह रहकर हर एक शहर से ऐसी घटनाएं सुनने में, देखने में आ रही है दोस्तों। ये घटनाएं अच्छी घटनाएं नहीं है। जब विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सतवीर सहारण कुछ युवकों को समझाने गए कि मंदिर के पास इस प्रकार की आवारागर्दी आप ना करें और यहाँ आप ना बैठे, तो दोस्तों इसका असर ये हुआ कि उन युवकों ने सतवीर सहारण पर ही हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वो युवक बड़ी संख्या में हो गए और उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया और उसके बाद में उनको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको रेफर करके आज पीबीएम में, ठीक है, उनके हालात में सुधार बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार दावे किए जा रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। बेशक स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही है राजस्थान में और हमारे हनुमानगढ़ जिले में? जिस प्रकार की घटनाएं होती है दोस्तों, नौर बादरा को पूरे हनुमानगढ़ जिले में एक संवेदनशील कस्बों के रूप में जाना जाता है। जब भी यहाँ चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा संवेदनशील बूथ भी है और उनके ऊपर इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद करनी पड़ती है और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ इन क्षेत्र में लगाया जाता है। आखिर क्यों इतने संवेदनशील है ये नौर बादरा कस्बे दोस्तों? जिस प्रकार की घटना नौर में घटित हुई है, नौर को बादरा की अपेक्षा कर तो बहुत शांत और धार्मिक कस्बा दोस्तों माना जाता है और नौर के अंदर यदाकदा ऐसी घटनाएं देखी जाती है। बेशक बादरा में नौर की तुलना में ऐसी घटनाएं पूर्व में बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो नौर की घटनाएं हैं दोस्तों उसने पूरे राजस्थान में नौर बादरा का नाम एक प्रकार से शर्मसार कर दिया। और ऐसी घटनाएं दोस्तों मैं आपको राजस्थान के बारे में जल्दी से बताऊं तो किस प्रकार की घटनाएं रोजाना राजस्थान में चिंता का सबब बनी हुई है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में राजस्थान इस वक्त लोगों की चर्चा का विषय है दोस्तों। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित होती जा रही है। और मैं आपको बताऊं तो ये
टोंक से चला था। इस शासनकाल का जो घटनाओं का दौर है, हिंसा का दौर है, वो टोंक 8 अक्टूबर 2019 से ये घटना हुई थी दोस्तों। बाइक रैली पर पथराव हुआ था और उसके बाद में चौकी को फूंक दी गई, वाहनों को फूंक दिया गया, दुकानों को तोड़ दी गई, लूट ली गई। और उसके बाद में 11 अप्रैल 2021 को घटना हुई और उस घटना में छबड़ा में जो 2 युवकों पर चाकू से हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। और उसके बाद में झालावाड़ में 19 अप्रैल 2021 को 2 पक्षों में विवाद हुआ था और उसने हिंसक रूप एक प्रकार से लिया था। और करौली की घटना बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी पूरे देश में। 2 अप्रैल 2022 को बाइक रैली पर कुछ वर्ग के लोगों द्वारा पथराव किया गया था। उसके बाद में ये हिंसा भड़की थी। इसके बाद में अजमेर में 7 अप्रैल को घटना हुई थी दोस्तों। राजगढ़ में मंदिर को तोड़ा गया जो 300 साल पुराना था। ये प्रशासनिक एक प्रकार से गलती थी, नाकामियाँ थी। और उसके बाद में दूसरे दिन दोस्तों सबक नहीं लिया गया, गौशाला को तोड़ दिया गया देर रात्रि को और गायों को जो है वो रात्रि को भटकने के लिए छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार की घटना के बाद वहाँ भी तनाव उत्पन्न हुआ, धरने प्रदर्शन हुए और कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन उसके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये अशोक गहलोत सरकार की बहुत बड़ी विफलता मानी जाती है। और दोस्तों इसके बाद में जोधपुर में 2 मई को बहुत बड़ी हिंसा हुई एक झंडे को लेकर दोस्तों, और झंडा लगाने को लेकर, और दूसरे पक्ष ने उस झंडे को उखाड़ के अपना झंडा लगा दिया और इसको लेकर विवाद हुआ। उसके बाद में हिंसा हुई और उसके बाद में दोस्तों भरतपुर में इसी 10 मई को हिंसा हुई। 2 समुदायों में रात्रि को दोस्तों उस समय भिड़ंत हो गई जब आपसी कहा सुनी और पुराने विवाद को लेकर लड़ाई जो है वो हुई थी। और उसके बाद में 10 मई को ही भीलवाड़ा में हिंसा की घटना हुई दोस्तों। चाकुओं से एक युवक की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में वहाँ जो है धारा 144 लगानी पड़ी, कर्फ्यू लगाना पड़ा और ज़बरदस्त हिंसा वहाँ भी देखी गई। और उसके बाद में 11 मई को एक दिन बाद ही दोस्तों नौहर में, हनुमानगढ़ में हिंसा होती है और नौहर में एक हिंदू संगठन के अध्यक्ष पर हमला होता है और उसके बाद में सड़कों पर जुलूस, प्रदर्शन, धरना और ये बवाल जारी है। नौहर में अभी फ़िलहाल शांति बताई जा रही है और धारा 144 लगाई गई और पूरे दिन भर का घटनाक्रम हमने आपको बताया। पुलिस ने मार्च पास्ट किया, लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दिया और सुरक्षा का भरोसा लोगों में जताया, विश्वास कायम किया। और नौर के बाज़ार में जिस प्रकार से मार्च पास्ट किया गया उससे स्थिति नियंत्रण में है। और देईदास सरपंच पर जो हमला हुआ था राजेंद्र न्योल पर, उसके लगभग हमलावरों को पकड़ लिया गया है। और जिस प्रकार से सतवीर सहारण जिसके ऊपर हमला हुआ था उनकी स्थिति भी अभी ठीक बताई जा रही है। आज दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पत्रकारों के साथ प्रशासन की हुई उसमें भी कमोबश यही दिशा निर्देश दिए गए कि स्थिति नियंत्रण में है और जल्द से जल्द सभी हमलावरों को पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। अभिषेक मटोरिया ने आज प्रदर्शन का नेतृत्व किया और मांग की गई कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करके क्षेत्र में कानून व्यवस्था को स्थापित किया जाए। तो इसके ऊपर पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती हुई नज़र भी आई। तो दोस्तों ये आज घटनाक्रम नौहर में बहुत दुखद स्थिति में रहा। और दोस्तों आज 12 मई है और आज नर्सेज दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। और उस अवसर पर आज शहीद स्मारक पर जयपुर में कोविड सहायकों का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन महापंचायत हुई दोस्तों। उसमें क्षेत्र के भादरा क्षेत्र के नेता, युवा नेता बजरंग सहारण भी गए थे और वहाँ मांग की गई थी जिस प्रकार से 28,000 पदों को समाप्त कर दिया गया था अशोक गहलोत की तरफ से। तो उसके बाद में दोस्तों लगातार आक्रोश जो है वो स्वास्थ्य कोविड सहायकों में देखा जा रहा है। और भादरा में भी आज नर्सेज दिवस पर सरकारी अस्पताल में दोस्तों कार्यक्रम आयोजित किया गया और क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इसके अलावा दोस्तों आज शुरुआत करते हैं खास 12 मई के दिन आज क्या विशेष दिवस होते हैं और किसका जन्मदिन आज होता है। तो
1959 में दोस्तों आज ही के दिन राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। राव जोधा का दोस्तों उनके पिता जो थे राव रणमल मारवाड़ के शासक थे और जोधपुर की स्थापना उनके पुत्र द्वारा राव जोधा द्वारा की गई और मेहरगढ़ का जो दुर्ग है वो भी राव जोधा द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों आज के दिन नरसेज दिवस से मनाया जाता है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। और इसकी शुरुआत 1974 को उस समय हुई दोस्तों जब एक ब्रिटिश महिला द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जो युद्ध के दौरान घायल हुए सैनिकों की जो अवस्था थी उसमें उन सैनिकों की बहुत अच्छे से देखभाल की और उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया। और इसी एक प्रकार से ग्लोबल सेवा से प्रभावित होकर और प्रेरित होकर 1974 में इस नरसेज दिवस को मनाने की शुरुआत हुई, जो अनवरत लगातार अभी भी जारी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यूपी के मदरसों में एक प्रकार से राष्ट्रीय गान को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की आज ये घोषणा हुई, सभी मदरसों में अब राष्ट्रीय गान गाना अनिवार्य होगा। तो इसकी सूचना भी सभी मदरसों में उनके संचालकों को भेज दी गई है। तो देशद्रोह कानून पर दोबारा विचार हो, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये कहा है सरकार को। और बार बार जिस प्रकार से इस कानून के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उसमें सज़ा दोस्तों नाम मात्र की होती है, क्योंकि इसमें प्रावधान इस प्रकार से है कि सरकार के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं किसी प्रकार से, किसी भी योजना पर सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं तो आपको राजद्रोह के तहत गिरफ्तार करके जेल में ठोक दिया जाता है और आपको कितने दिनों तक ही जेल में रखा जाता है और उसके बाद में सज़ा जब कुछ होती नहीं है। तो ऐसे कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई औचित्य नहीं है, ये गुलामी के समय से चले आ रहे अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किए गए एक प्रकार से कानून है जिनको अब जारी रखना कोई अनिवार्य भारत में नहीं है। तो सरकार को भी जल्द से जल्द इसके ऊपर विचार करके इनको ख़त्म करने की बात कही गई है। और दोस्तों बाडी विधायक गिरिराज मलिंगा धौलपुर को भी एक प्रकार से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वाल्मीकि समाज के डिस्कॉम कर्मचारी पर जानलेवा एक प्रकार से हमला किया गया था। उसके बाद में जो है इन विधायक महोदय को, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने आप जाकर सरेंडर किया था। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस के सरकार के मंत्री महेश जोशी, जो कि जल मंत्री है, उनके पुत्र रोहित पर एक युवती ने दोस्तों दुष्कर्म का आरोप लगाया था और उस युवती को भंवरी बनाने की धमकी इस रोहित द्वारा दी गई थी। और उसके बाद में मंत्री का जो बयान आया वो बड़ा हास्यास्पद था कि मेरा पुत्र ऐसा बयान दे ही नहीं सकता, ऐसी घटना कर ही नहीं सकता। ठीक है, एक पिता को अपने पुत्र पर इसी प्रकार से एक विश्वास होता है और दोस्तों ये एक समझों की भी पराकाष्ठा होती है, लेकिन किसी का जो गुनाह है वो दबाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो दोस्तों इसके बाद में FIR की गई है और दिल्ली में जाकर युवती ने FIR की, क्योंकि यहाँ जयपुर में FIR उनको करने नहीं दिया गया। तो राजस्थान सरकार की ये खामियां हैं जो उभर कर सामने आ रही है। और राजस्थान में दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, कल शाम की ये खबर है। 203 नगर पालिकाओं में पार्षद भत्ता 20% बढ़ा दिया गया है। दोस्तों ये पार्षद भत्ता जो है वो किस प्रकार से बढ़ाया गया है वो मैं आपको बताऊं तो नगर निगम से मैं आपको बताता हूं। टेलीफोन का भत्ता है 1800 रुपये नगर निगम के एक पार्षद को मिलता है और नगर निगम के पार्षद को स्टेशनरी के तौर पर 900 रुपये और वाहन भत्ते के रूप में 1800 रुपये और प्रति बैठक के 720 रुपये और मासिक उनको मिलते हैं 6160 रुपये। तो ये लगभग 4500 से कहीं अधिक अब पार्षदों को मिलने लगा है। और ये नगर निगम का था, मैं नगर परिषद का आपको बताता हूँ। 1200 रुपये टेलीफोन भत्ता मिलता है और स्टेशनरी का 720, वाहन भत्ता 1200, प्रति बैठक का 600 रुपये और 1800 रुपये मासिक वेतन उनको मिलता है। जबकि नगर पालिका में क्या मिलता है एक पार्षद को दोस्तों 720 रुपये तो टेलीफोन बिल मिलता है और स्टेशनरी का 600 रुपये, जबकि 900 रुपया वाहन भत्ता और प्रति बैठक का 480 रुपया मिलता है, जबकि 1440 रुपया उनको मासिक के तौर पर भी मिलता है। तो ये उनको एक प्रकार से उनका मानदेय बढ़ाया गया है।
जिसकी आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन दोस्तों ये सरकार के ऊपर अनावश्यक रूप से खर्च होता है। दोस्तों जो भादरा की अगर मैं बात करूं तो एक एक पार्षद 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके अपने पार्षद बनकर नगर पालिका में बैठता है। उनको दोस्तों 4-4.5 हज़ार रुपये अगर महीने दे तो ये उनकी तौहीन भी एक प्रकार से है। उनको अगर देना है तो सांसदों के विधायकों के बराबर दीजिए, क्योंकि 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके वो जब नगर पालिका में पहुंचते हैं तो 4,500 रुपये से क्या होता है। और ऐसे पार्षदों को आवाज़ भी उठानी चाहिए कि हमें नहीं चाहिए आपका ये भत्ता, ये मासिक वेतन, इसको आप गरीबों की किसी योजना में जो है दान कर दीजिए, उनका कोई भला हो। तो इस प्रकार की उदारता पार्षदों को भी दिखानी चाहिए, लेकिन दिखाई नहीं जाती है। और पंजाब में इसको लेकर बहुत बड़ा कदम दोस्तों पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया है। जिस प्रकार से 2-2 भत्ते विधायक 3-3 भत्ते जीते हुए थे वो ले रहे थे, उनका सिर्फ और सिर्फ एक भत्ता उनको मिलेगा, एक पेंशन मिलेगी। इस प्रकार के सारे देश में कानून में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों पर अगर चर्चा करें तो ताज महल को लेकर जो याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को जज महोदय ने खारिज कर दिया दोस्तों। और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई थी कि ऐसी याचिकाएं आप लेकर मत आओ, होमवर्क करके आया करो। तो कुल मिला के जो 22 कमरे थे और उनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को बताया जा रहा था और उनको लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही थी। उसके बाद में दिया कुमारी भी आई राजस्थान से कि ये ज़मीन तो हमारे पूर्वजों की है और हमारे जो वंशज में जो राजा हुए हैं उनके अधीन थी। और उसके बाद में ये तजो महल था, उसके बाद में इसको ताजमहल बना दिया गया। और कोई इनके एविडेंस देता है कि ये तजवाल्य है, अर्थात शिवालय, शिव जी का स्थान। तो दोस्तों ये क्या है, ये भविष्य के उस गर्भ में है जिस गर्भ में कभी कोई आगे याचिका लगे या फिर उसमें कोई खुलासा हो, क्योंकि अलग अलग अवधारणाएं हैं और उनमें कोई एक चीज़ को आप माने ये कोई ज़रूरी नहीं है। और कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं है दोस्तों, इतिहासकारों की अगर इतिहास के पन्ने हम पलटे तो इतिहास भी हमें कई बार भ्रमित करता हुआ नज़र आता है और इतिहास के ऊपर भी कई बार बहुत बड़ी विवाद की स्थितियां भी रहती है। तो कुल मिला के इसके ऊपर फ़िलहाल जो चर्चाएं चल रही थी उन चर्चाओं को विराम मिल चुका है। तो कुल मिला के अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों एक और घटना के ऊपर आपको मैं राजस्थान के ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में दोस्तों जिला परिषद का चुनाव हुआ और बड़ा अजीब, मंगलवार को ही उसमें मतदान हुआ था दोस्तों। और उसका जब रिजल्ट आया तो मात्र मतदान जो हुआ वो 15.31%। बेहद शर्म की बात है दोस्तों ये लोकतंत्र के अंदर, और सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी शर्म की बात होती है जब उनके राज्य में कोई भी सरकारें हो दोस्तों, कांग्रेस की हो भाजपा की, उनके शासन में जब मात्र 10-15% ही मतदान हो। तो दोस्तों ये लोकतंत्र की सेहत के लिए कतई अच्छा कदम नहीं है। और यहाँ बेशक भाजपा की शंकरी देवी जीती है 1781 वोटों से। दोस्तों जिला परिषद के वार्ड नंबर 33 में ये उपचुनाव हुआ था और यहाँ जो उपचुनाव हुआ उसमें मतदान हुआ उसमें 6,442 लोगों ने वोट डाला। और कुल जब मत की बात करें तो यहाँ 42,064 मतदाता है, उनमें मात्र 6,442 लोगों ने मत डाला और शंकरी देवी को मिले 3,675, जबकि कांग्रेस की कमला को मिले 1,894 मत और नोटों में भी 98 मत डाले गए। जबकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक कमला देवी और थी, उनको भी 725 मत मिले थे। तो कुल मिला के यहाँ स्थिति बड़ी अजीब है। और उससे पहले भी दोस्तों यहाँ चुनाव 6 महीने पहले एक उपचुनाव हुआ था, 11 पंचायतें इसमें शामिल हैं और उसमें भी जब जो 6 महीने पहले चुनाव हुआ था दोस्तों मात्र 33% ही मतदान हुआ था उसमें भी। तो ये बहुत बड़ी अजीब बातें हैं और ऐसा आजकल होना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले विस्तार से और खबरें भी आपको बताते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में आज दोस्तों फैसला आया है
और कोर्ट का जो फैसला रहा उसमें दोबारा से सर्वे करने की बात कही गई है और श्रृंगारगौरी मंदिर जो है उसके ऊपर, विवाद के ऊपर इसका जो वो है वो सर्वे होगा। और हिंदू पक्ष की मांग थी कि सर्वे दोबारा हो और मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि अजय मिश्रा जो कमिश्नर थे उनको हटाए जाने की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने दोस्तों उनको नहीं हटाया और उनके साथ 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए और इनको 27 मई से पहले सर्वे करके और रिपोर्ट सौंपने को कोर्ट को आदेश दिया गया है। तो दोस्तों आज 22 मई हो गई है, 4 दिनों का ही आप समय माने, क्योंकि 27 मई को तो इनको रिपोर्ट सौंपनी है। तो संभवतः कल या परसों ही इस प्रकार का सर्वे आप देख सकते हैं और उसके अंदर शासन प्रशासन को भी पूरा सहयोग करना होगा। और दोस्तों इसमें जो खास चीज़ें हैं वो ये जो रकबा है, पूरा रकबा नंबर 930 टोटल उसका सर्वे होगा दोस्तों, जिसमें तय खाना भी शामिल है और मस्जिद का और जो मंदिर का है वो सारा का सारा इसमें शामिल है। उस सारे का अधिकारियों की देखरेख में सर्वे होगा और उसकी रिपोर्ट जो है कोर्ट को पेश की जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दोस्तों मथुरा कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि 4 महीनों में आपके जो लंबित मामले हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित याचिकाएं आदि के जितने भी विवादित मामले हैं उनका 4 महीने में आप निपटारा कीजिए। तो ये निर्देश भी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों रूस यूक्रेन की भी जल्दी से हम बात कर लेते हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध भी दोस्तों 75वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अब जो युद्ध ये चल रहा है दोस्तों ये खतरनाक स्टेज में अब आ चुका है और पूरे विश्व के लिए खासकर अब सर दर्द होने जा रहा है, क्योंकि पूरा यूरोप भयभीत है रूस से और रूस अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा है। जिस प्रकार से विक्ट्री परेड 9 मई को हुई थी और 9 मई को एक प्रकार से रूस द्वारा डेडलाइन भी दी गई थी, लेकिन उस डेडलाइन के ऊपर संभवतः रूस ने भ्रमित किया होगा और रूस अपनी खबरें जो है पूरे विश्व में लीक नहीं कर रहा। और ये युद्ध की जो खबरें आपको ज़्यादातर दिखाई दे रही है पूरे विश्व में वो पश्चिमी देशों से आ रही है और वो रूस के खिलाफ ही ज़्यादा खबरें आपको देखने को मिल रही होगी। लेकिन रूस ने यूक्रेन में क्या किया इसकी सत्य तस्वीरें आपके सामने नहीं आई होगी। रियल में दोस्तों नाटो सहित यूरोप के देश और अमेरिका भी रूस से भयभीत है, क्योंकि रूस अब चाहता है कि अब अंतरिक्ष में भी 2-2 हाथ अमेरिका से कर लिए जाए। ये लड़ाई दोस्तों यूक्रेन और रूस की नहीं है, हमने आपको पहले भी बताया था, ये अमेरिका बनाम रूस का युद्ध है और सुपर पावर बनने का युद्ध है। और दोस्तों पूरा विश्व है इस समय आप देखें तो प्रभावित हो चला है। आप कहीं भी किसी महाद्वीप में चले जाएं, श्रीलंका का हाल देखिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और विश्व में पाकिस्तान का हाल देखिए, इमरान खान को जाना पड़ा। अभी भी सरकार जो है वो भी दोस्तों बहुत बड़ी भारी मुश्किल में। और ऐसा ही चीन में हो रहा है। चीन अब कोरोना से परेशान हो रहा है और ताइवान के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो भारत में आप देखिए किस प्रकार की ये एक प्रकार से घटनाएं घटित हो रही है और आप अन्य भी देशों में जाएंगे तो इसी प्रकार पूरा यूरोप, पूरा नाटो के 30-32 देश सारे के सारे इस समय परेशानियों में उलझे हुए हैं और भारी मंदी की चपेट में पूरा विश्व है। तो ये जो ग्रह नक्षत्र वर्तमान में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा कि इन ग्रह नक्षत्रों का ही कोई ऐसा प्रकोप है जो पूरे विश्व के ऊपर टेंशन बनकर काले बादलों के रूप में दोस्तों छाया हुआ है। तो इस संकट से कैसे उबरा जाएगा और रूस आगे क्या कदम उठाने वाला है दोस्तों, ये न्यूक्लियर वार तक भी जा सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो दोस्तों रूस ने घोषणा भी कर दी है और ऐसी घोषणाएं यूक्रेन से भी इसकी पुष्टि हो चली है और अमेरिका से भी इसकी पुष्टि हो चली है कि रूस की सीमा से लगती हुई यूक्रेन की जितनी भी सीमावर्ती कस्बे हैं और लगभग 100, 200, 300, 500 किलोमीटर तक का एरिया है वो सारा का सारा मारियापोल, दोहान्स्क आदि जो देश घोषित किए गए थे रूस द्वारा, ऐसे दर्जनों शहरों पर पूर्णतया रूस का कब्जा हो चला है। अब रूस सिलसिलेवार दोस्तों अटैक कर रहा है यूक्रेन पर और आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इससे चिंता अब और ज़्यादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से फिनलैंड और अन्य कोई देश भी है जो नाटो की सदस्यता लेना चाहते हैं, जो रूस की सीमा लगती है, उससे भी रूस ने न्यूक्लियर धमकियां दी है। तो अब ये
जो युद्ध है दोस्तों बहुत जल्दी अमेरिका थराने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने ये साफ कहा है दोस्तों, उनके जो पीएमओ से खबर जो आई है वहाँ से निकलकर, वो ये है कि अब यूक्रेन को अमेरिका सहायता नहीं देगा, इंटेलिजेंस ही जो है वो शेयर नहीं करेगा यूक्रेन के साथ, जिससे रूस की सेना के ऊपर यूक्रेन की सेना टारगेट करके उनको नेस्तनाबूद करती है और उनको मारती है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रूस द्वारा अंतरिक्ष में युद्ध लड़ने की चेतावनी अमेरिका को दी गई और उसकी तैयारियां रूस करने के लिए अग्रसर हो चला, और उससे भयभीत होकर कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये कदम उठाए हैं। तो दोस्तों आपने देखा जिस प्रकार से पूरी की पूरी घटनाओं के बारे में देश प्रदेश की हमने मुख्य घटनाएं आपको बताई है, और रूस यूक्रेन युद्ध की अपडेट भी आपको बताई। और बादरा में भी दोस्तों मैं कहूँ तो अंबेडकर चौक पर आज एक सड़क धंसने से हादसा होते होते बचा। और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि गलत मटेरियल से जो सीवरेज की सड़कें हैं वो धंसना यहाँ गली गली में प्रारंभ हो चली है, और ऐसी हमने पीछे भी आपको खबरें दिखाई थी। और इसके अलावा भी दोस्तों वार्ड नंबर 32 में अभी भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, इसकी भी 1-2 दिन में हम पूरी कवरेज करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मंडी के भाव से। आज की खबरों में इतना ही। तो बादरा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। गेहूं के भाव बादरा में आज 2147 रुपये प्रति कुंटल रहे, और सरसों के भाव 6620 रहे। नौर में दोस्तों गुआर 5711, चना के भाव 4625, मोट के भाव 6300, और सरसों के भाव 6724, जबकि अरंडी के भाव 7100 रुपये प्रति कुंटल रहे। गेहूं के भाव 2399 और जौ के भाव 2650 रहे। जबकि सादुलपुर मंडी में गुआर दोस्तों 5880 रहे, चना 4765, मूंग 6200, मोट 6700 और गेहूं के भाव 2250, जबकि जौ के भाव 2800, बाजरा 2250, सरसों 7050 और तारा मीरा 5500 रुपये प्रति कुंटल रहा। इलाहाबाद में नरमा दोस्तों 12700 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 5500 और सरसों 6650, चना 4655, जौ के भाव 2550, गेहूं के भाव 2060, जबकि आदमपुर मंडी में सरसों 6875, ग्वार के भाव 5821, गेहूं के भाव 2075 रहे, और नरमा यहाँ 13,128 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और दोस्तों सरसा में नरमा 13,145, और इसके अलावा मंडियों में इतना ही दोस्तों। आज मौसम का मिजाज बताएं तो 12 मई को 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर आज क्रॉस कर गया। 47 डिग्री का आज पारा तो टेम्परेचर ने नहीं छुआ जैसी कि भविष्यवाणियां मौसम विभाग की थी, लेकिन कल के लिए अलर्ट है 47 डिग्री से पार होने का पारा। तो देखते हैं दोस्तों, प्रचंड गर्मी है लेकिन हवाएं तेज चल रही है। आज भी 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बादल नहीं थे बिल्कुल, मौसम साफ है और रात्रि को भी मौसम साफ रहने वाला है। तो 13 मई को कल कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में आपको बताऊं तो 32 से 43 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, और दोपहर को 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और क्रॉस भी हो सकता है। 38 से 45 डिग्री टेम्परेचर शाम तक रहेगा। 14 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। तो यहाँ तूफान का असर सिर्फ हवा देखकर आप जरूर अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मात्र सुबह 10% बाद में 0% बादल होंगे आसमान में, आसमान बिल्कुल साफ होगा, और रात्रि को भी मतलब 10-12% ही बादल आपको देखने को मिलेंगे। तो देर रात को भी 33 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, और हवाएं ज़रूर कम पड़ेगी रात्रि को कल, लेकिन मौसम साफ रहेगा। आने वाले 1-2 दिन में बरसात का अलर्ट तो नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी का अलर्ट ज़रूर है। तो आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही, और नौर की सभी घटनाओं पर हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। हमारे पाठकों को, दर्शकों को माफ़ कीजिएगा, लगातार हम जो है अपडेट देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।